देखो, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल समझा दिए थे, समझ में आ गया था। जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, क्रॉस के इस पॉइंट पे इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर रेफरेंस ये फिगर 1 के हिसाब से देखा जाए तो 1 का अपोजिट कौन होगा? 2, 3 का अपोजिट 4, 7 का अपोजिट 8, 5 का अपोजिट 6। ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? क्या होता है? इक्वल दिख रहा है, तो बीच में किसका साइन है? तो एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2, रट 2 के बराबर। हाँ, तो रट का नहीं बैठना है, देखना है ये, ठीक है। हमें हो सकता है इसका 4 बोल दिए, इसका 6 बोल दिए, समझ में आ रहा है ना? ऐसे करस्पॉन्डिंग एंगल देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब ये होता है ना कि दोनों का जो पोजीशन है एंगल का वो एक जैसा लगे। कैसा लगे? एक जैसा। जैसे देखो, ये कॉमन लाइन हुआ EF, जिसको ट्रांसवर्सल बोल रहे हैं। इस EF लाइन को तोड़ रहे हैं 3 हिस्सा में, एक OE, एक OO डैश, एक OA, ठीक है ऐसा। लेकिन है तो यही ना पूरा। तो देखो, ये लाइन और ये लाइन, इसके बीच में कौन सा एंगल बना? 1। और यही लाइन आगे बढ़ करके EO और O डैश लाइन और ये O डैश D लाइन, एंगल बना है 5। मतलब इस लाइन का पैरेलल का ऊपर में ये 5 है और ये लाइन के बीच में है, ठीक है, दो लाइन के बीच में। तो इसका करस्पॉन्डिंग देखो, ये लाइन के ऊपर होना चाहिए एंगल, इस लाइन के ऊपर होना चाहिए, और ये लाइन के बीच में होना चाहिए। तो एंगल 1 और 5 क्या हो गया? करस्पॉन्डिंग। क्या हो गया? करस्पॉन्डिंग। तो वैसे ही देखो 4 और 8 का, कि 4, 8 क्या है? ये लाइन और ये लाइन के नीचे बना है ना, नीचे में। उसी तरीके से ये T भी इसका करस्पॉन्डिंग कौन होगा? तो जो नीचे में बनेगा है, और सेम साइड होगा। जैसे ये अगर इस लाइन के इस साइड है तो ये जो एंगल होगा 8 भी देखो, ये लाइन का इसी साइड है और इस लाइन के नीचे है। तो 4 और 8 करस्पॉन्डिंग एंगल, 1 और 5 करस्पॉन्डिंग एंगल। उसी तरीके से देखा जाए 3 और 7 करस्पॉन्डिंग एंगल, 2 और 6 करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल का जो पेयर है, जैसे 1 और 5 क्या पेयर हुआ ना, तो दोनों क्या होता है? बराबर होता है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल का जो पेयर है वो इक्वल होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल का जो पेयर है वो क्या होगा? इक्वल होगा। समझ में आया कुछ? चलो और अच्छे तरीके से समझा दो। देखो ऐसा मान के चलो, ऐसा। तो बताओ, ये एंगल मान लेते, इसको 1 बोले, ये एंगल मान लो कैसे बोले? एंगल मान ले 2 बोले। तो क्या एंगल 1 एंगल 2 करस्पॉन्डिंग एंगल है? कैसे है एंगल? जैसे देखो, ये लाइन ट्रांसवर्सल है, ये एंगल किस किस लाइन में बचा? एक ये लाइन और एक ये लाइन। तो इसी लाइन के जाएंगे आगे इधर भी, और ये लाइन ये। हम इसको ऊपर वाला क्यों नहीं बोले? क्योंकि ये लाइन कहाँ है? नीचे है। ये लाइन के नीचे है ना, ये लाइन का नीचे है। तो ये लाइन का भी क्या होना चाहिए? नीचे होना चाहिए। तब बोलेंगे हाँ, एंगल 1 जो है एंगल 2 इक्वल होगा, और दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या है? जैसे मान लो अगर हम इस एंगल की बात की, हम मान लो एंगल 3 बोले इसको, ये लाइन और ये लाइन के बीच बना है ना। तो देखो, तो ये जो पैरेलल लाइन है इसका क्या बना है? ऊपर में ना। तो इसका भी देखो, ये लाइन के ऊपर मानना चाहिए और इसी लाइन के कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये लाइन और ये लाइन कौन आएगा? ये लाइन ना, तो ये लाइन का कितना होता है? एंगल 4। तो यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 4 क्या हुआ यहाँ पे? यही करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। समझ में आ रहा है? तो जरूरी नहीं है रट का बैठना, बस कॉन्सेप्ट समझोगे करस्पॉन्डिंग एंगल होता कौन सा है। ठीक, ये चीज़ समझ में आया था सारा, कि 2 पैरेलल लाइन रहेगा, उसको तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करेगा, उस लाइन को इंटरसेक्शन बोलेंगे। और ये सब जो चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, वो इस केस के लिए पढ़ रहे हैं कि जब 2 लाइन पैरेलल, 2 से अधिक लाइन, 2 या 2 से अधिक लाइन, ये सब सारा कॉन्सेप्ट हम बताए थे पहले, ये सब। ठीक, जब 2 या 2 से अधिक लाइन रहेगा तब इस केस में ऐसे करेंगे। और पैरेलल होना चाहिए, तीसरा लाइन कट करना चाहिए। अगर पैरेलल नहीं हुआ, मान के चलो ऐसा, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये क्या है? लाइन L, ये लाइन है M, और ये तीसरा लाइन का किया? कट कर दिया।
क्या कर दिया, कट कर दिया, चाहे इंटरसेक्ट कर दिया। तो क्या यहाँ पर ऐसे बोलेंगे क्या कि ये लाइन और ये लाइन के बीच का एंगल मान लेते 1 है, उसी तरीके से ये लाइन और ये ऊपर का एंगल इसका करस्पॉन्डिंग से रहते हैं। तो क्या इसको बोलेंगे क्या एंगल 1 एंगल 2 करस्पॉन्डिंग एंगल है, इक्वल होगा? नहीं। कि यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। क्या ये जो रूल पढ़े हम लोग ये लगा इसमें अप्लाई कर सकते हैं? क्यों नहीं करेंगे अप्लाई? यहाँ होगा नहीं। अरे ठीक है, कहीं पर भी ले लो, किसका भी ले लो। कैसे तुम्हारा एक काम कर रहा है? ये देखो ना, ये लाइन के ऊपर है ना 1 एंगल, ये लाइन के ऊपर है ना 5 एंगल, और ये कॉमन लाइन के बीच में ना है एंगल 1 और 5। 5 के बराबर होगा, वैसे 1 2 के बराबर। तो क्या ये अप्लाई करेंगे यहाँ पे? ले हो गया गड़बड़। ये वाला तब वैलिड होगा जब ये लाइन क्या हो, पैरेलल हो। पैरेलल हो। तुमको पैरेलल दिख रहा है? आगे जाके वैसे हो जाएगा। नहीं कैसे तुम बोल रही? ये नहीं दिखने से लग रहा है कि ये एंगल एंगल बराबर होगा, ये तो बड़ा दिख रहा है ना, एक काम दिख रहा है, क्योंकि ये लाइन क्या है, एल एम इज इक्वल टू नोट पैरेलल। ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, हेंस ऑल एबव एंगल्स आर नॉट वैलिड इन दिस केस। रीजन देते हैं यहाँ पर, रीजन लिखते हैं। रीजन क्या है? सिर्फ एल एंड एम लाइन और नोट पैरेलल। ये रीजन के पैरेलल नहीं है, इसीलिए ये सब जो भी चीज़ ऊपर पढ़ रहे हैं ना वो वैलिड इसमें नहीं होगा। कंडीशन है ये, क्या ये कंडीशन है कि जब पैरेलल होगा और एक इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, ट्रांसवर्सल लाइन, तभी ये सब करेंगे ऐसे। ठीक, सारा कुछ क्लियर हुआ? लेकिन वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख सकते हैं नॉन पैरेलल के लिए। जैसे मान के ऐसे चलो, ऐसा है, मान के चलो ऐसा है, ऐसे, तो इसका बराबर क्या होगा? ये तो वर्टिकली अपोजिट चलेगा, इसका बराबर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल का हम लिख सकते हैं, इसका बराबर ये इस वेक्टर्स पे, और इसका बराबर ये एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट चलेगा। देखो यहाँ पर भी एल और एम क्या है, पैरेलल है कि नहीं है? हैं? दिख रहा है पैरेलल है कि नहीं है? नहीं है, लेकिन फिर भी वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पर होगा। सही, ये लगा सकते हैं यहाँ पे, इसमें नहीं लगा सकते। यहाँ पर इसलिए लगा रहा है ना कि वर्टिकली अपोजिट की बात कर रहा है, सिर्फ किसका बात कर रहा है? अपोजिट का। जब 2 लाइन कट करेगा ना तो अपोजिट एंगल सेम में आएगा। यहाँ पर ले सकते हैं, हाँ, लेकिन ये वाला अप्लाई यहाँ पर नहीं होगा। ये वाला सिर्फ किसके लिए वैलिड है? जब पैरेलल होगा तब। 2 लाइन पैरेलल, लेकिन ये वाला जब पैरेलल रहे चाहे ना रहे, दोनों जगह वैलिड है। ठीक है, समझ में आ गया? तो हम पूरा वर्ड लिखे नहीं है, बस तुम समझ जाना ये ऐसा क्यों किया है। चलो नेक्स्ट एंगल जो आते हैं हम, जो नाम है उसका नाम है ये चीज़ क्लियर हो गया ना? चलो नेक्स्ट नाम है अल्टरनेट एंगल। क्या नाम है? अल्टरनेट एंगल। 3rd नंबर देखिए। अल्टरनेट एंगल क्या होता है? 2 लाइन पैरेलल है, 2 लाइन पैरेलल है, और ये एक लाइन क्या हुआ? इंटरसेक्ट किया। ठीक है, मान लेते हैं पी क्यू आर एस, और इस लाइन का नाम देते हैं ए बी, ट्रांसवर्सल लाइन। कट किया पॉइंट इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ओ, इस पॉइंट का नाम देते हैं ओ डैश, मान लेते हैं इसे। तो अल्टरनेट एंगल देखो किसको बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल बोलते हैं
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब इस लाइन के, ऐसा बोलो कि इस लाइन और ये लाइन के ये एंगल, और इसी देखो ये लाइन देखो कॉमन है ना सब में, यहाँ पे ये कॉमन लाइन है, और इसका ये लेना है अपोजिट में, ये दोनों, इसका नाम बोल देते हैं 1, इसका नाम बोल देते हैं 2। यहाँ पर एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2, ऐसा। और है एक एंगल ये वाला, ये जो एंगल है इसी लाइन के साथ बन रहा है, ये लाइन के साथ बन रहा है, तो इसका उल्टा कौन होगा, ये, ठीक है, ये वाला एंगल, इसका नाम देते हैं 3, इसका नाम 4। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये दोनों एंगल पेयर को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। इक्वल है, इक्वल है। अब यहाँ पर 1 और 2 और 3 और 4 जो लिए है ना, तो यहाँ से कंफ्यूज मत करना कि 3 तो इधर था, तो यहाँ 3 कैसे हो गया इधर। यहाँ के लिए नोटेशन, ठीक है, हम ये अलग नोटेशन कर दिए, इसको 1 मान लिया, इसको 2 माना है, ऐसे। बस तुमको ये ध्यान में रखना है ना कि अल्टरनेट एंगल कहाँ पर होता है और कैसे होता है, क्या नोटेशन यूज कर रहे हो उसे मतलब नहीं है। तो अल्टरनेट एंगल होता है कैसे, इधर इधर, और ये लाइन और ये लाइन के बीच में ही आना चाहिए, ये लाइन और ये लाइन के बीच में, बाहर वाला नहीं, ऐसा। यहाँ पर बाहर की बात नहीं कर रहे, लेकिन सामने सामने नहीं, सामने सामने नहीं, अपोजिट वाला, इस लाइन के उल्टा, इस लाइन के इधर, इसका इधर। और ये अपोजिट, ये अल्टरनेट एंगल क्या होता है, इक्वल। क्या होता है, इक्वल। ये चीज़ याद रखना है प्रॉपर्टीज, क्योंकि क्वेश्चन सब इसी से आएगा, इसी से आएगा सब प्रॉपर्टीज से, ठीक है। अब हम कुछ अदर एंगल का डिफाइन करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह लिख रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान देना है। क्या है प्रॉपर्टीज में, मेन जो प्रॉपर्टीज याद है, जो अभी जो पढ़ रहे थे ना, ये जो पेयर जो इक्वल कर रहे थे, जब भी करस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकल या अपोजिट एंगल, वो सारा सब प्रॉपर्टीज ही है जो लिख रहे हैं यहाँ पर करके, ठीक है। उसका अलग से हम डिस्कस नहीं करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो बस अलग से लिख रहे हैं हम। जो पहला है वो है कि सम ऑफ इंटीरियर, क्या, इंटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड of transversal line is equal to 180 डिग्री, 180 डिग्री। ध्यान से सुनना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल मतलब अंदर का। जैसे देखो ये चारों एंगल जो है अंदर में बना है ना, ये पैरेलल लाइन के अंदर में बना है। यहाँ पर जो PQ है और जो RS लाइन है वो क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। तो इसका अंदर 1 3 4 2, ये जो 4 एंगल है वो इंटीरियर एंगल है। क्या है, इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल का मतलब ऐसा बोल सकते हैं एंगल का, एंगल 1, एंगल 3, एंगल 2 और एंगल जो 4 है, ये 4 यहाँ पे क्या, ये इंटीरियर एंगल है इस केस में, ठीक है। ऐसा नोटेशन यूज किए हैं तो, कि 2 पैरेलल लाइन के अंदर ही बना है और इस केस के बीच में, हम बाहर का बात नहीं कर रहे, इधर नहीं। तो बोल रहा है कि इंटीरियर एंगल का सम, कौन सा सम, ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड। मतलब सेम साइड का मतलब जैसे मान लीजिए ट्रांसवर्सल लाइन है, तो सेम साइड इधर इधर आएगा ना, इधर आएगा ना। तो सेम साइड का इंटीरियर एंगल का सम कितना डिग्री होता है, 180। तो अगर इस फिगर के हिसाब से अगर लिखा जाए, मान लेते हैं इस फिगर का 2, क्या मान लेते हैं इस फिगर का, फिगर 2 नाम देते हैं। तो फ्रॉम फिगर 2 से, तो फिगर 2 से देखा जाए तो क्या लिखेंगे यहाँ से, सेम साइड का इंटीरियर एंगल मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, और एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। ये बोल रहा है, ठीक। मतलब ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड का मतलब इधर वाला भी और इधर वाला भी का इंटीरियर एंगल, सेम साइड ये ना इंटीरियर एंगल, तो दोनों को सम कितना होना चाहिए, इक्वल टू 180 डिग्री।
ये पहला था। दूसरा मेन प्रॉपर्टी था कि द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, द सम ऑफ exterior angle on the same side, on the same side of the transversal line, of the transversal line is equal to 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। देखो ध्यान से, जैसे मान लो ये दो पैरेलल लाइन है PQRS और ये लाइन कट किया AB, मतलब ट्रांसवर्सल लाइन ये हुआ, ये भी क्या हुआ? ट्रांसवर्सल लाइन जो यहाँ पर है। तो बोल रहे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल और ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड। जैसे ट्रांसवर्सल लाइन है तो एक्सटीरियर एंगल कौन होगा? ये। और कौन होगा? ये। और कौन होगा? ये। और कौन होगा? ये नहीं होगा, बाहर का। अंदर का तो ये था। इसका नाम देते हैं यहाँ पे, मान के चल कर हम नाम दिए इसको 5, इसको 6, यहाँ पर 7, इसको 8। यहाँ पर जो है एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल जो 8 है, ये सब क्या है? एक्सटीरियर एंगल। क्या है सब इस केस में? ठीक है। तो बोल रहा है कि एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा ना ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड, जैसे 5 और 7, देखो इस लाइन का क्या है? लेफ्ट में है। क्या है? लेफ्ट में है। और इस लाइन का 6 और 8 राइट में है। ये बोल रहा है इसका सम जो होगा वो कितना होगा? बोलो। 180। तो और यहाँ पर एंगल 6 प्लस एंगल 8 कितना आएगा? 180। ये जो वर्ड लिखे हैं इस वर्ड का मिलाओ, नहीं तो तुम बाद में तुम खुद ही कन्फ्यूज रहेगी कैसे कैसे आ गया, कहाँ से आ गया। ये लिखा कुछ और है, कर कुछ और रहेगा। ऐसा नहीं आएगा तो लकड़ा हो जाएगा। चाहे नहीं आ रहा है समझ तो बताओ, फिर से बताओ कि दिक्कत क्या है। तो ये था, इससे रिलेटेड बहुत सारा प्रॉपर्टीज और भी देखेंगे आगे। क्वेश्चन एक करते हैं, देखो एक क्वेश्चन करते हैं कि 2 लाइन पैरेलल है, कम से कम 2 लाइन हो सकता है 3 लाइन 4 लाइन, बहुत सारा दे सकता है लाइन पैरेलल। एक लाइन क्या कर दिया? कट कर दिया। इंटरसेक्टिंग लाइन, यही क्या हो गया? ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है। मान के चलो हम दे दिया ये 110 डिग्री। कितना डिग्री? 110 डिग्री। तुमको वैल्यू बताना है इस एंगल का। जैसे मान लेते हैं इसका नाम देते हैं एंगल 1। क्या नाम दिए? 1। तुमको फाइंड एंगल 1, फाइंड एंगल 1। तो दिमाग लगाओ, जो हम एंगल 1, एंगल 2, ये एंगल साइन देखो, साइन दे रहे हैं ना हम ऐसे, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, ऐसा जो भी लिख रहे हैं ना हम एंगल साइन दे करके, ये नोटेशन है। क्या ये? नोटेशन है, एंगल का वैल्यू नहीं है। नोटेशन बोलो या सिंबल बोलो, जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए, जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन, जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल। एंगल हमेशा किस में गिवन रहेगा? डिग्री में। किस में गिवन रहेगा? डिग्री में। ये एंगल का रिप्रेजेंटेशन है। ये सब जो भी चीज़ पढ़ाएं अभी, तुम इसको एक्स वाई जेड यू व्यू डब्ल्यू एक्स वाई जो कुछ भी मान सकती हो। समझ में आया? ये चीज़ एंगल जब का वैल्यू जब दिए रहेगा ना तो वो डिग्री में गिवन रहेगा, ऐसे नहीं। चलो इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं 8-10 तरीके से। देखो क्वेश्चन है, ये जो लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन, हम ये एंगल दिए थे 110। ठीक। तो एक काम करते हैं, ये 2 लाइन जो है इसको चलो कुछ नहीं लिखे, इसका MN दे दो पॉइंट का नाम, बाहर वाला का। ये OP दे दो। चलो तुम्हारे हिसाब से हम BC ही दे देते हैं इसको, और इस पॉइंट का नाम भी दे देते हैं, कुछ नाम देते हैं R देते हैं, इस पॉइंट का नाम R' दे देते हैं। ठीक है, पॉइंट का नाम हो गया। हमको निकालना था ये एंगल। हम एंगल 1 2 3 A B C D G जो देना है दे। मान लेते हैं हम एंगल X। क्या मान लें? X। और फाइंड X करना था, फाइंड X। X का एंगल फाइंड करना है, मतलब डिग्री में होगा, क्योंकि हम किस में दिए हैं? हम एंगल डिग्री में दिए हैं। ठीक। चलो हम अलग अलग मेथड से फाइंड करते हैं। पहला तरीका है
पहला तरीका है कि तुमको एक पहला ध्यान गया कि अच्छा ये लाइन है तो लाइन पर बनेगा टोटल 180 डिग्री। तो ये कितना होगा, ये कितना होगा 70 डिग्री। कितना होगा ये 70 डिग्री, ये 70 होगा। तो ये वाला भी कितना होगा, कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ, ये वाला 70। तो ये वाला भी कितना होगा 70। कौन सा प्रॉपर्टी यूज किए, वर्टिकली अपोजिट। अपोजिट है, एंगल सेम हाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और जब ये 70 हुआ तो ये कितना होगा, ये कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ, सम कहाँ आया, जब बराबर बोल रहे तो सम कहाँ से आया, अल्टरनेट। अल्टरनेट एंगल क्या हुआ, अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, देखिए कितना होगा 70। ये 70, ये कितना हुआ, क्यों हो गई 70, ये कौन सा प्रॉपर्टी, अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। देखो ये 70, ये 70, ये 70, ये 70 निकल गया। चलो ये 110 था, तो ये कितना होगा, कौन सा प्रॉपर्टीज, नाम बताओ। अपोजिट दिख रहा है ना तुमको, इसी ये 110 हुआ। अब बताओ ये एंगल और ये एंगल कौन सा होगा, कौन सा प्रॉपर्टीज, क्या था ये एंगल और इस लाइन का ट्रांसवर्सल लाइन का दूसरा वाला ये वाला कौन सा एंगल था, 3 और 4 यहाँ पे, ये और ये अल्टरनेट एंगल ना। अल्टरनेट एंगल क्या होता था, इक्वल, क्या होता था इक्वल, ये 1 का 2 का इधर से। उसी तरीके से यहाँ पर कौन सा एंगल होगा, ये अल्टरनेट एंगल, कौन सा हुआ अल्टरनेट। अब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, ये और ये क्या होगा, बताओ। सेम पॉइंट है ना, सेम पॉइंट पे ये आमने सामने का एंगल क्या बोलते हैं, बोलो बोलो, यही था ना आमने सामने, क्या होता था वो, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल। हाँ देखो है ना इक्वल। यहाँ पर x कितना आ गया 110 डिग्री। तो इसमें सारा कुछ ऐसे करना है, ठीक, बिना मेथड वन कुछ लिखे सॉल्व हो रहा है। और कैसे अप्रोच कर सकते थे, दूसरा अप्रोच देखो, ये समझ में आ गया कैसे कैसे निकाल रहे थे, सारा प्रॉपर्टी रिवीजन हो गया। चलो दूसरा अप्रोच देखो। हाँ अब हम एकदम बेसिक से चले थे कि 180 डिग्री वाला लाइन पर देख करके घटा दिए थे, सारा जोड़ घटाव कर दिए थे। और कितने तरीके से कर सकते, जो पढ़े उसी का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ये 110 है, ये लाइन और ये लाइन का बीच में बना है एंगल, मतलब ये जो पैरेलल दो लाइन है इस लाइन के ऊपर में है और ये कॉमन लाइन के बीच में एंगल बना है। तो उसी तरीके से ये पैरेलल लाइन है, ये लाइन के ऊपर आना चाहिए और ये कॉमन लाइन के बीच में आना चाहिए, और सेम साइड ये दो एंगल के क्या नाम है, जब ऐसा रहता था तो ऊपर में है, इसका भी ऊपर है और कॉमन लाइन के बीच में बन रहा है। ये एंगल का क्या नाम होगा यहाँ पे, बताओ, बताए थे तुमको। देखो यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 7 क्या था, बराबर था। ये लाइन के बीच में ऐसे क्या बोलते थे उसको, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और क्या होता था, इक्वल, क्या होता था इक्वल। हाँ यहाँ पर ऐसे बोलेंगे क्या, जैसे मान लो, हाँ इसको मान लेते हैं y, क्या मान लिए y। तो एंगल y का वैल्यू कितना आएगा 110 डिग्री। कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल इक्वल। उस हिसाब से अब बताओ यहाँ पर एंगल y और x, कौन सा एंगल दिख रहा है तुमको, x y वर्टिकली अपोजिट। तो यहाँ पर भी क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू जो y होगा एंगल, वो कौन सा प्रॉपर्टी से, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। इसीलिए एंगल x का वैल्यू कितना आएगा 110 डिग्री, 110 डिग्री। ये अप्रोच मान लो मेथड 2, ठीक। और अलग तरीके से करके इससे सोचेंगे हम लोग। हम एक प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे कि सेम ट्रांसवर्स लाइन के सेम साइड लेफ्ट या राइट वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल क्या होना चाहिए, एक्सटीरियर का सेम साइड का सम कितना होता है 180 डिग्री। जैसे कि एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर ये भी होगा, एक्सटीरियर ये भी होगा, एक्सटीरियर ये भी है, लेकिन सेम साइड का, तो सेम साइड का ये और ये होगा ना सम। तो मान लेते हैं ये एंगल कितना है
मान लेते हैं इस एंगल का नाम देते हैं जेड। क्या नाम दिए? जेड। ये जेड नाम है। तो एंगल 110 डिग्री प्लस एंगल जेड इक्वल टू कितना आएगा? 180 डिग्री। कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है? ये वाला कि सेम लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन का सेम साइड का एंगल, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। और यहाँ पर क्या था? इंटीरियर एंगल का, ट्रांसवर्सल लाइन का सेम साइड का इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री, मतलब सेम साइड वाला इंटीरियर का। फिगर 2 लिए थे यहाँ से, ये फिगर 2 वगैरह नहीं है, ठीक है, इसका है। तो ये तो एंगल जेड का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा? 10 घट जाएगा, कितना आएगा? 70 डिग्री। ये आ गया। हमको जेड तो निकालना नहीं था, तो ज़रूरी नहीं है कि जो एग्जाम में नहीं निकालना है वो डायरेक्ट वही आ जाए। तुमको हो सकता है उसका आसपास का रिलेशन मिले। तो आप देखो ये पूरा लाइन दिखा तुमको, तो पूरा लाइन पर कितना एंगल बनेगा? ये 180 डिग्री। कितना बनेगा ये? 180 डिग्री। और किसको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री बनेगा? ये एंगल और ये एंगल। तो एंगल जेड प्लस एंगल एक्स, इसका वैल्यू कितना आया? ये कितना आया? 70 डिग्री प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू, ये फाइंड करने के लिए इसको माइनस कर देंगे। एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 70, कितना आया? 110 डिग्री। ठीक। हाँ, तो ये जो प्रॉपर्टीज लगाए हम, ये सम इसका सम का ये वाला प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज का नाम यही है कि ट्रांसवर्सल लाइन का सेम साइड का एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अगर हमको गलती से पूछता ना कि बताओ ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, चाहे तो 180 में से घटा के निकाल सकते थे, लाइन दिख रहा है। या तो क्या करते कि एक्स और प्लस ये वाला एंगल दोनों का सम कितना आएगा? 180 डिग्री। तो मान लेते इस एंगल का टी एंगल मान लिया। क्या मान लिए? टी। तो यहाँ सेम प्रॉपर्टीज लिखते हैं, एंगल एक्स प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स का वैल्यू कितना आया था? 110। तो 110 प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल टी इज इक्वल टू 110 घटा तो कितना आएगा? 70 डिग्री। ये प्रॉपर्टी यूज की है एक्सटर्नल वाला एंगल सम का सेम साइड का। या तो फिर क्या करते, तो पूरा एंगल कितना बनेगा? 180। कितना बनेगा? 180। उसमें से 180 में से 110 घटेगा तो 70। एंगल टी का वैल्यू कितना आया? 70 डिग्री। या तो ये प्रॉपर्टीज लगाओ या तो ये लगाओ। तो तुमको एग्जाम में ध्यान देना है कि कहाँ से जल्दी हमको आंसर आएगा, जो पढ़िए सब। तो प्रैक्टिस तो करना है क्वेश्चन को, ताकि प्रॉपर्टीज भी याद हो जाए। ठीक है सारा। चलो अगला क्वेश्चन देते हैं। ये कंडीशन जरूर दिया रहेगा, ए बी पैरेलल टू सी डी है। और इसका इस लाइन का नाम देते हैं हम पी और क्यू। इस पी के 2 पॉइंट है, इसका नाम देते हैं ओ पॉइंट, इसका नाम देते हैं ओ डैश पॉइंट। और हम दे दिए इस बार वैल्यू इसका दिया है 120 डिग्री। कितना? 120 डिग्री। तुमको फाइंड करना है ये एंगल, उसके बाद फाइंड करना है तुमको ये वाला एंगल, इसका वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, हम कुछ भी एंगल का मान सकते हैं, नोटेशन सिंबल कुछ भी मान सकते हैं, तुम पर डिपेंड करता है, चाहे कोई किसी को भी मान सकते हैं, तुम्हारे पर डिपेंड करता है। चलो इसे सॉल्व करके दिखाओ और प्रॉपर्टीज भी रिवाइज करते रहना, कौन सा प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा।